नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना है। जी हां, कोरोना के साथ देश और दुनिया की जंग जारी है। लॉकडाउन के ब्रह्मास्त्र के बाद भी कोरोना का सर्वनाश अभी नहीं हो पाया है। अब देश ने फैसला किया है कि कोरोना का मुकाबला करना है, लेकिन साथ में अपने काम भी करने हैं। देश इस वक्त 3 रंगों में बटा हुआ है, लाल, नारंगी और हरा। ये रंग तय कर रहे हैं कि हमें देश के किस हिस्से में कोरोना का कितना खतरा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जान के साथ जहान का भी ख्याल रखा जाए, इसलिए लॉकडाउन में एहतियात के साथ ढील दी जा रही है। और यहीं पर है वो यक्ष प्रश्न जो आम आदमी से लेकर सरकारों तक सबको परेशान कर रहा है। बड़ी विडंबना है। एक तरफ ये सवाल है कि आखिर कब तक कोरोना के डर से सब कुछ छोड़कर घर पर बैठा जा सकता है, तो दूसरी तरफ ये डर कि कहीं इस छूट का सबसे बड़ा फायदा खुद कोरोना ना उठा ले। तो आज कार्यक्रम में इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर खोजने की होगी कोशिश। आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी, CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे और एरिस्टा वॉल्स की फाउंडर पूर्वी राय, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता संजय अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं लक्ष्मण रॉय साहब, उन्होंने देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के साथ एक बातचीत की और उन्होंने ये सवाल उनसे भी पूछा कि कोरोना से डरना है, उसे साथ में लेके चलना है, कैसे आखिर हमारा काम चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, वहां से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत कर दी, कई सारी ढील दे दी, लेकिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। 24 घंटे में 3,900 नए मरीज सामने आए हैं, 195 डेथ हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने आर्थिक मजबूरी के चलते लॉकडाउन फेज 3 के तहत बहुत सारी ढील दी है? कोरोना की हालत वैसे अलाउ नहीं करती थी। पहली बात तो यह है कि हमको कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है और इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है, और धीरे धीरे इस प्रकार का लॉकडाउन सब प्रकार से बंद करना ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को भी किस प्रकार से जीना, इसके लिए भी हमको उसके लिए भी प्रशिक्षण लेकर जीने की पद्धति समझनी होगी। और पहली बात यह है कि अभी मैं नागपुर में हूँ, यहाँ 12 विधानसभा है नागपुर शहर और जिले में। 6 ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ कोरोना का इफेक्ट नहीं है। फिर नागपुर की 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में नहीं है, 2 विधानसभा में है, पर 2 विधानसभा में भी उसमें 2-2, 3-3 वार्ड ऐसे कि जो पॉकेट से जहां से हो रहा है, तो उसको केवल लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट करके वहां हम सब प्रकार का पालन करके वहां के पेशेंट्स को, कोरोना ग्रस्तों को आइडेंटिफाई करें। पर उसके साथ साथ रोजी रोटी का भी प्रश्न लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अटके हुए हैं, तो बिटवीन द लाइन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है और हमको दोनों के बीच में से मार्ग निकालकर आगे जाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यह गडकरी साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच में से रास्ता निकालना होगा और आगे जाना होगा। तो चलिए, क्योंकि ये बयान सरकार की तरफ से है तो हम सरकार के साथ ही शुरुआत करते हैं। उनके प्रतिनिधि राजीव जेटली साहब हमारे साथ हैं आज। राजीव जी, क्योंकि मुझे याद है जब लॉकडाउन में हम उतरे थे और क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री साहब ने कई बार संबोधन दिया है, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी कि हमने जो देश के जो नागरिक है और उनकी जान है वो हमने ऊपर रखी है बनिस्बत किसी और के, यानी हमारा फोकस है लोगों की जान। आगे बढ़ते हुए फिर ये आया कि अब जान के साथ जहान का भी वक्त है, क्योंकि इन्हीं लोगों की जान फिर रोजगार और तमाम दूसरे चीजों पर भी निर्भर करती है, उसकी भी जरूरत है। अब हम एक ऐसे वक्त में आ गए हैं जहां पर हमने लॉकडाउन को, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है वो भारत में ही हुआ है, वो भी अपना के देख लिया है, एक हद तक चीजों को कंटेंट भी किया है। लेकिन अब जब हम धीरे धीरे ढील दे रहे हैं, फिर से नंबर थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाना है, इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा सर कि क्या इसकी तैयारी हमने कर रखी है? बिल्कुल विपिन जी, मैं तो कुछ इस तरीके से कहना चाहूंगा कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। यह हम भारतीयों के ऊपर नहीं, हर किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। एक नई दुनिया, एक नई सोच,
एक नई परंपरा आने वाली है और ये बात सबको मालूम है। बहुत कुछ बदला, इस कोरोना ने हमारा बहुत कुछ बदल दिया, हमारी व्यवस्थाएं बदल दी, हमारी सोच बदल दी, हमारी प्रकृति बदल दी, हमारा पहनावा बदल दिया। आज हम पहनावे में भी देखिए एक एक जोड़े के अंदर घर में बैठे हैं लगभग 40-50 दिन से। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब सबको बदलना पड़ेगा और सबको बदलने के लिए अकेला चलना पड़ेगा और अकेले में ऐसी सोच लेके आनी पड़ेगी जो हमें भी आगे लेके जाए, हमारे देश को भी आगे लेके जाए। हमारी सरकारों ने इस काम को शुरू कर दिया है। हमारी सरकारें विभिन्न तरीके से सोच रही है, जैसा अभी गडकरी जी ने भी बताया कि दुनिया के अंदर वो कंपनियां जो भारत आना चाहती हैं उनके लिए कैसे जमीन मुहैया करवानी है, उसके लिए कैसे व्यवस्थाएं बनानी है। और वो व्यवस्थाएं आपने भी देखी होंगी, आज हमने किस स्तर पर जाके कितने लाख हेक्टेयर जमीन जो है हमने अवेलेबल करवा रहे हैं। कुछ देश जो उस जमीन से छोटे हैं जितनी हम दुनिया को अवेलेबल करा रहे हैं कि हमारे देश में आके उद्योग लगाइए। तो ऐसे परिस्थितियां जिसमें खुद को भी बचाना है, देश को भी आगे लेके जाना है और दुनिया में अपना तो राजीव जी बातें एक साथ जुड़ रही जी, ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया कि आगे हम किस तरीके से डील करेंगे। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में पूछूं कि अब जब हम चीजों को खोल रहे हैं और इसका एक आउटकम ये हो सकता है कि हम देखें कि कोरोना के नंबर काफी तेजी से बढ़े, जो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड भी अब दिख रहा है, मरीजों की संख्या बढ़े, मृतकों की संख्या भगवान न करे लेकिन अगर उसमें भी इजाफा होता है, तो ये इसकी तैयारी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि जब हम इसमें ढील देने जा रहे हैं तो उसका जो एक बैकग्राउंड हमें तैयार करना होता है कि अब कितने से बुरा कितना क्या हो जाएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं विपिन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दिन आज आप देख रहे हैं इसकी तैयारी सरकार ने पहले ही कर ली थी। जो बड़े बड़े लेवल पे आपने देखा, सरकार ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक एक बात को बताना, कितने लाख हमने बेड तैयार किए हैं। हमें मालूम था कि ये दिन आएगा, क्योंकि ये दिन आना था और वो दिन आज आ चुका है। हो सकता है और अच्छा दिन भी आ सकता है, थोड़ा से बुरा दिन भी आ सकता है। उसकी सारी तैयारियां सरकार ने कर रखी हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें आगे भी बढ़ना है, हमें लॉकडाउन भी खोलना है, हमें इंडस्ट्री भी चलानी है। ऐसे में एक बात बिल्कुल सबके समझ में आ चुकी है कि जो व्यर्थ में हम अपना वक्त खराब कर रहे थे, व्यर्थ में अपना पेट्रोल और डीजल खराब कर रहे थे, आज ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ी है लोगों की जब वो घर से काम कर रहे हैं, जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है। पहले उनके वक्त निर्धारित होते थे 9 से लेके 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक के। आजकल वही लोग बताते हैं हम 6 बजे से शुरू होते हैं और रात के 9 बजे तक घर पे किसी भी वक्त हम ऑफिस का काम करते हैं। तो आप सोचिए, अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं बनेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, इंडस्ट्री में भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, इंडस्ट्री भी व्यवस्थित तरीके से चलेगी। हमने विदेशों में देखा था, बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से इंडस्ट्रीज चलाई जाती थी। वो अलग सब्जेक्ट है कि आज चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन ये हमारे पास एक मौका आया है। इस मौके को हम खोना नहीं चाहेंगे। ये मौका है, मैं इसको मौके का रूप देना चाहता हूं। ठीक है, कोविड-19 एक बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या के साथ एक मौका भी लेके आई है हमारे लिए कि कैसे हमने बेहतर तरीके से सभी चीजों का समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ना है। और इस मौके को मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो घर में बैठा है, कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम सोच रहे हैं ऐसी बात, लेकिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों की राय जानते हैं, तब पता चलता है कि सबकी ऐसी ही सोच है जैसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है सर, सोच को सकारात्मक ही रखना होगा, लेकिन यही है कि हम हकीकत को भी साथ साथ लेते चलें। तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल से पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टरों का नजरिया थोड़ा इसमें अलग रहता है। अग्रवाल साहब, अब हमने ये डिसाइड किया है और ये है कि भाई हम कोरोना से तो लड़ाई करेंगे ही, लेकिन अपनी जो दूसरी आर्थिक चीजें हैं उनको भी जारी रखेंगे और इस सोच में बहुत कोई खामी दिखाई नहीं देती। लेकिन जो असल चिंता हो सकती है, असल चुनौती हो सकती है, वो ये है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने अब कोरोना और विकराल रूप लेकर आएगा। अब टाइमिंग की बात करें, 40 दिन के ऊपर हम ऑलरेडी अपना लॉकडाउन लेकर आ चुके हैं, तो क्या कुछ और वक्त इसको चलना चाहिए था? लेकिन तब सवाल ये होता है कि वो कुछ और वक्त हमेशा कम पड़ जाएगा। कैसे इस समस्या में या इस स्थिति को आप बैलेंस बिठाएंगे कि हाँ भाई, अब इससे आगे लॉकडाउन करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको चीजें चलानी होगी, आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कीजिए? देखिए, एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था लोगों के साथ में, और उसमें मैंने यही कहा था कि हमें कोरोना के साथ लड़ना होगा, कोरोना के साथ रहना होगा और हमारे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कोरोना इज गोइंग टू स्टे। आज तक मैं स्मॉल पॉक्स को छोड़ दूं, कोई ऐसे वायरस नहीं आया जो आया हो और चला गया हो। HIV आज तक है, इबोला आज तक है, मर्स आज तक है, SARS-1 गया था, वो अपना रूप बदल के SARS-2 के फॉर्मेट में वापस आ गया।
जब हमें मालूम है कि ये वायरस रहेगा हमारे साथ में, हमें इसके साथ जीना होगा। इसने हमारे को कोलेटरल बेनिफिट्स बहुत सारे दिए। इसने हमें सिखा दिया कि पोल्यूशन कम कैसे करते हैं। अब आपको मालूम है पोल्यूशन लेवल 1000 हो जाएगा, 2 दिन के लिए आप लॉकडाउन कर दो, आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब आप घर से आप काम करोगे तो पोल्यूशन लेवल आपका 50% वैसे ही कम हो जाएगा उसके साथ में। तो हर जगह पे ये हमारे को सिखा रहा है पॉजिटिव चीजें। एक्सीडेंट्स कम हो गए, डेथ्स कम हो गई सड़क के ऊपर में, और जो हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कम हो गए। ठीक है, एक तरफ इसने हमारे को बहुत कुछ सिखाया जो हमें मालूम है इसके साथ रहना है तो हमारे को, और इसका आंसर सिर्फ एक है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब जो हमारे घरों में शादियां होती हैं जहाँ पे हम दिखावा करते हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। 25-50 लोगों की शादियां होंगी, 25 लोगों के यहाँ पे शमशान घाट में जाओगे। हर जगह में जब सोशल डिस्टेंसिंग आएगी तो हर चीज, इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर होगी, हमारा देश रिस्ट्रक्चर होगा, हम रिस्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा। लोग कहते थे कि आप ऑफिस में दिन भर काम करते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, काम भी ज्यादा कर रहे हो, भाग भी नहीं रहे, ऑफिस से भी आप नहीं भाग रहे, घर के अंदर कोई बीमार है उसकी सेवा भी आप कर पा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है जब हमें रहना है कि ना कोविड जाने वाला है ना ये जाएगा, हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल, याद रखिए लास्ट पेंडेमिक 2009 में आया था H1N1, अभी तक नहीं गया। और जब हमें मालूम है हमें इसके साथ रहना है तो फिर, और हमें ये भी मालूम है इससे बचाव का तरीका सिर्फ एक है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर 3 से 6 फीट की करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक मास्क का सवाल है, नाउ यू कैन हैव ए शील्ड। शील्ड का मतलब है प्लास्टिक की एक शील्ड आप बना सकते हो जिससे कि आप मास्क का काम ले सकते हो। और अब पूरी दुनिया के अंदर में लोग फैशन ला रहे हैं कि किस तरीके से मास्किंग हो। अपने को याद है पुराने जमाने में पर्दा था, लोग बुर्का पहनते थे, वो स्पेनिश फ्लू के बाद आया था, ताकि लोगों ने उस टाइम पे सीखा। जो चीज स्पेनिश फ्लू ने हमें सिखाई थी हम भूल गए, अब वापिस हमें उस पे आना है। तो अगर हमें इसके साथ रहना है तो रोना धोना क्यों? एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी हमारे को हो गया तो हम झेलेंगे उसको, बट आज की डेट में सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करते हुए हमें इसके साथ रहना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, इसे सोशल डिस्टेंसिंग इसको जो है पसंद नहीं है वायरस को। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग से रहेंगे, बाकी सब एक तरफ, सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ। नहीं, बढ़िया, एक अलग पर्सपेक्टिव आपने दिया डॉक्टर साहब। हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, तब भी आपने काफी बातें रखी थी, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव हुआ। तो मैं संजय अग्रवाल साहब के पास जाता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है यहां पर, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब जब हम समाज को देखते हैं संजय साहब, जब हम देश को देखते हैं, जब हम देश के लोगों को देखते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं, तो आपने पिछले 40 दिनों में अलग अलग तरह की खबरें पढ़ी होंगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि देश के लोगों ने कुछ खराब किया है, आप बहुत डिसिप्लिन में रहें, लेकिन जितने डिसिप्लिन की जरूरत हमें है, जितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत हमें है, अगर 6 फीट मतलब 6 फीट, वो 1.5 फीट या 2 फीट नहीं हो सकता सोशल डिस्टेंसिंग में। लेकिन हम देखते हैं कि जैसी थोड़ी सी छूट मिलती है, वो एक मानसिकता में परिवर्तन आता है, उतना फिर डर रह नहीं जाता, और फिर शायद पता नहीं, शायद सोच एक अलग तरीके से चलने लगती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, उस तरह का समाज, उस तरह के लोग हमारे पास हैं, या फिर इसे फोर्सफुली ही करना होगा? सबसे पहले नमस्कार आप सबको। आपने अभी जो ये बात करी, और अभी जो राजीव जी ने और डॉक्टर साहब ने अभी जो सब कुछ बताया, आप एक बात देखिए कि हम लोग भारत देश में, भारत में हमारी जो कल्चर है, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर एक ऐसा है, एक इस तरह से हमारा जीवन है जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम पूरे देश में बहुत बाकी पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक जहन में जो डाला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हर जगह पे ये चीज दुकानों के बाहर, छोटी से छोटी दुकानों के बाहर, हर जगह ये चीज देखने को मिली पिछले 40 दिनों में। कहीं ना कहीं इतने बड़े पूरे विश्व में आप ये देखिए कि 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया। हिंदुस्तान अकेला, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है हमारा जो उस रिसेशन को झेल पाया। ऑयल क्राइसिस आई वर्ल्ड में, लेकिन हिंदुस्तान में हमने उस ऑयल क्राइसिस को भी झेला। ये सब चीजें इससे मायने नहीं रखती हैं, लेकिन देश की जो व्यवस्था है,
जो देश की व्यवस्था है, जो देश के सोच है, जो आम नागरिक जन है, इन सब की जो सोच है, मैं इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबके मन में जो है, सबके मन में, सबके जहन में आ चुका है इस बात को। हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस चिंतन के लिए मोदी जी ने हमारे जहन में वो सब कुछ भर दिया कि हर जगह पे आप जहां निकलेंगे, छोटी छोटी दुकानों में भी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को। लेकिन संजय साहब, पिछले 2 दिन में जो दृश्य हमें नजर आए शराब की दुकानों के सामने देश के अंदर, वो चिंता पैदा करने की बात हमारे मन में ले आते हैं। मैं बिल्कुल है, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जितना 40 दिन में मेहनत करी गई पूरे देश भर में, जिस तरह से मोदी जी ने, पूरी सरकार ने जो मेहनत करी, सभी राज्यों ने जो मेहनत करी, मैं किसी राज्य को दोष नहीं देता हूं, सभी राज्यों ने जो मेहनत करी, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग मेट्रोज में, हम मेट्रोज की अगर बात करते हैं, मेट्रोज में दिल्ली, अब हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है भारत की और मेट्रो सिटी है, लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी 2 दिन में, जो आपने अभी बात करी बीच में, वो सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन में सारी सोशल डिस्टेंसिंग की शराब की दुकानों पर धज्जियां उड़ा के रख दी गई। बड़े शर्म की बात थी कि अगर सरकार को, बाकी सारे स्टेट्स भी तो है, सिर्फ दिल्ली क्यों, बाकी सभी में तो राजस्व, मैं मानता हूं इकोनॉमी के लिए राजस्व की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है प्रेस में, मीडिया में, सरकार द्वारा कि 10,000 करोड़ का इससे रेवेन्यू आएगा। मैं मानता हूं हो सकता है, पहले 6,000 करोड़ का आता था, अब उनका मानना है कि 10,000 करोड़ का आएगा। अगर रेवेन्यू सिर्फ शराब की दुकानों से चलना था तो आपने अब तक शराब की दुकानें बंद ही क्यों करी? आप जिस तरह से किराने परचून की दुकानें चल रही थी, चलने देते, आप उसका समय रखते, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस 2 महीने में उड़ी, ऐसा जी। तो बस मेरा प्रश्न पूछने का आशय यही था कि क्या हम समाज के तौर पर ऐसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए तैयार हैं? इस बात को और आगे लेकर जाएंगे, लेकिन मैं अभी प्रोफेसर अभय दुबे के पास जाऊंगा। दुबे जी, जो हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हर सही व्यक्ति चाहता है, जी, क्या ये सही टाइमिंग था? देखिए, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लेते हैं कि दुनिया के जो कुछ देश हैं, कुछ बड़े देश, आप सिंगापुर की बात कर लें, जापान की बात कर लें, उन्होंने एक समय, उन्हें लगा कि अब हम बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, उन्होंने लॉकडाउन में ढील दी, बड़ी ढील दी। इस समय दुनिया के कुछ दूसरे देश भी ये तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं सिंगापुर और जापान का उदाहरण लूं, जिनमें पॉपुलेशन भी सिंगापुर की तो छोटी है, उनको वापस से अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का उदाहरण लेके क्या ऐसी स्थिति हमारे साथ भी बन सकती है, वो एक आगे की बात होगी। लेकिन क्या लॉकडाउन और साथ में कोरोना के साथ लड़ाई अब ये पैरेलल चलेंगे? हो सकता है कि एक बार खोलने के बाद आपको दोबारा ये फैसला लेना पड़े, वैसे भी हम जोन्स में तो बटे ही हुए हैं, लेकिन आपको दोबारा ये फैसला लेना पड़े कि चलिए अब मैंने इतनी ढील दी, मुझे फिर से लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। विपिन भाई, मुझे इस परिस्थिति में थोड़ा अंतर्विरोध और थोड़ी विडंबना दिखाई पड़ती है जी। जब संक्रमित लोगों की संख्या कम थी, उनके संक्रमित होने की रफ्तार कम थी, जब मौतों की संख्या कम थी और मौतों की रफ्तार कम थी, उस वक्त हम बहुत कड़ाई से लॉकडाउन कर रहे थे, इस उम्मीद में कि ये संख्या नहीं बढ़ने देंगे हम। इस वक्त यह है कि संक्रमित लोगों की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और मौतों की रफ्तार भी उसी के मुताबिक बढ़ रही है। और जहां तक थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा पढ़ा है, मेरे तमाम जो बहस में साथी हैं वो भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि जून के मध्य तक, यानी 15 जून तक ये रफ्तार और तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। ये हो सकता है कि 15 जून तक हमारे पास लाखों संक्रमित हों और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी हो। लेकिन अब हम आर्थिक हालत के कारण मजबूर हैं। हमें अपने उत्पादन, उपभोग और आमदनी का जो चक्र है, उस चक्र को हमें चलाना ही है हर हालत में। तो सिंगापुर और जापान तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एक बार ढील देकर उसको वापस ले लें, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं अलग तरह की हैं। जापान ने जो जबरदस्त पैकेज, राहत का जो पैकेज जारी किया है पुनर्वास का, आप उसी से अंदाज लगा दीजिए, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस पैकेज को देने की। तो मेरा कहना यह है कि भारत को लॉकडाउन उठाना ही उठाना है हर हालत में, और बहुत जल्दी उठाना है। बहुत समय भी नहीं है हमारे पास। 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था, सब कुछ खोल देना है। पूरी जो शहरी जीवन है उसको खोल देना है। सब कुछ सामान्य स्थिति में आ जाना है। और इसी दौरान हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि हम लोग कोरोना वायरस के साथ कैसे रहें। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात थी।
उन्होंने कहा कि जो भी वायरस आता है वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ रह जाता है, उसका समूल नाश नहीं होता और हमें उस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ता है। हमें कोरोना वायरस के साथ भी रहना सीखना पड़ेगा और अब ये सीखने की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है और सीखेंगे हम तभी जब घरों से निकलेंगे। घरों में बंद रह के हम नहीं सीख सकते। अगर हम सोचें कि हम घरों में बंद रहें, बाहर पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा रहे और हमको देखे कि हम गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम नहीं सीख पाएंगे। जब हम स्वाभाविक रूप से समाज में निकलेंगे, सड़क में निकलेंगे, अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, अपने शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं उसी चीज की बात कर रहा था कि वो स्थिति कितनी वास्तविक है। जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आपको बीच में रोक के, तब मैं अपने स्क्रीन पर एक फ्लैश देख रहा हूं कि अहमदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा है जस्ट इसलिए कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। विपिन भाई, ये परिस्थिति बीच बीच में आ सकती है, दिल्ली में भी आ सकती है, उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है, अहमदाबाद में आ सकती है, बॉम्बे में देखिए शराब की दुकानें खोली गई, उसके बाद फिर उनको बंद करना पड़ा। तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा। लचीले तरीके से हम लोगों को इस पूरी परिस्थिति को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनामिक सिचुएशन है, एक गतिशील परिस्थिति है, इसको हमें देखना पड़ेगा। साथ में अब हमें जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जो लॉकडाउन है उसका हमें एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना चाहिए। हमें थोड़ी समीक्षा भी करनी चाहिए कि अगर इतनी तेजी के साथ जो संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं और मौतों की संख्या बढ़ रही है, तो हम लॉकडाउन खोलने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम पहले 21 दिन के लॉकडाउन के बाद ही इसको खोलने की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते थे? तब हमारे पास आर्थिक वापसी के लिए ज्यादा समय होता, हमारी अर्थव्यवस्था को उस वक्त तक कम नुकसान होता, कम लोगों का रोजगार जाता, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में नकारात्मक हो गया है, वो वैसी स्थिति शायद वैसी नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि इन सब चीजों की भी समीक्षा हमें करनी चाहिए। जी, बढ़िया है। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पूरी जो सिचुएशन है वो बड़ी डायनामिक है और डायनामिक सिचुएशन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की समीक्षा करनी होगी और उस हिसाब से फैसले लेने होंगे। हमारे साथ पूर्वी रॉय हैं जो आज इस पैनल पर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूर्वी, अब जब हमने काम की शुरुआत की है तो क्या मसलन आपकी कंपनी को ले लें या पूरी इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या कोई इस तरह का प्लान आप लोगों ने तैयार किया है कि अब ये जो काम करेंगे हम एक नए चैलेंज में काम करेंगे, ठीक है, जहां आपको काम भी करवाना है और लोगों को उतनी ही सुरक्षा भी देनी है? और आप ये मानिए कि जो समाज का निचला तबका है, जो मजदूर वर्ग है या जो श्रमिक वर्ग है, वहां पर चैलेंज सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि लॉकडाउन का आज 43rd डे है और 50,000 लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। तो लॉकडाउन 3.0 को हम एक नया नाम दे रहे हैं इंडस्ट्री पीपल, उसको कहा जा रहा है कोविड इकोनॉमी 1.0। हम कोविड के साथ जीना सीख गए हैं, उसके मेजर्स को अडॉप्ट करना सीख गए हैं, हम सीख गए हैं हाइजीन फॉलो करना, क्लीनलीनेस को फॉलो करना, जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम अच्छे से कड़ाई से पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि लॉकडाउन 3.0 एक स्टेप है कोविड इकोनॉमी 1.0 की तरफ, क्योंकि इस कोविड इकोनॉमी को हम 3 साल तक, आने वाले 3 सालों तक और सालों तक साथ में जिएंगे। तो उस स्थिति में हम किस तरीके से इसके साथ में जीना सीखेंगे और किस तरीके से इकोनॉमी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको साथ में लेते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसका नाम है कोविड इकोनॉमी 1.0, जिसमें कि हम अब अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लेबर्स नहीं है, एमएसएमई सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है उसको अगर आप देखें तो वो इंडियन जीडीपी का 30% है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम से कम लगभग 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सिर्फ एमएसएमई सेक्टर। अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेन यहाँ पे ये है कि लेबर्स माइग्रेट कर गए हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग नहीं है, काम करवाने के लिए लोग नहीं है, और जो है वो ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है। तो साथ ही साथ इस चीज में मैं सॉल्यूशन भी देती जाऊंगी, अगर ये चीज अगर पालन हो तो
एमएसएमई सेक्टर्स में जो स्किल के लिए जो लेबर्स नहीं है, ऐसा कुछ स्कीम बनाया जाए एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, लेबर्स को इंश्योर करने के लिए कि जहां पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से ऐसा स्कीम लाए जिस स्कीम में वो रोजगार गारंटी योजना दे और उसके थ्रू वो स्किल डेवलपमेंट में लेबर्स को स्किल करे और हमें उनको मुहैया करवाए, लेबर्स को हमें प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है और इस कारण से 30 to 40% एमएसएमई की हालत आज ये है कि जो इंसॉल्वेंसी के कगार पे है, जो कि दिवालिया हो सकती है। तो इस कारण से सरकार को कम से कम जैसे फार्मर्स को वो सपोर्ट कर रही है, कुछ योजनाएं ला रही है, कुछ लोन दे रही है, ऐसी सब्सिडरी रेट पे वेरी 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 लो रेट पे ऐसा लोन एक लाना चाहिए, एमएसएमई सेक्टर्स को देना चाहिए जिनका 2 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो और उस लोन में कम से कम उनको सपोर्ट करे और बहुत ही रियायती दर पे उनको एक लंबे पीरियड तक देना चाहिए। इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपकी पूर्वी कुछ बातें आपकी सही हैं। तो मैं यहाँ पे राजीव जी हैं, तो राजीव जी, एक पैकेज का इंतजार तो पूरे देश को है, बातें उसकी होती रहती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, जो बात पूर्वी जी ने भी उठाई, वो ये कि जो मजदूर इस समय थोड़े से माइग्रेट होके एक दूसरी मिक्स हो गए। मान लीजिए कि मुंबई से बहुत सारा मजदूर चला गया, अहमदाबाद से चला गया और ये लिस्ट लाखों में है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो अब जबकि हम काम खोलने की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय वर्कर्स की बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्लान तैयार है, कोई ऐसी चीज जिससे उनको वापस लाना, उनको इस बात का भरोसा दिलाना कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका रोजगार भी इंटैक्ट रहेगा? क्या उस पर कोई प्लान या एक्शन हो रहा है इस वक्त? विपिन जी, मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भी कई बार मैं पढ़ रहा था कि मजदूरों का माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक बात है वो थोड़ी सी अलग हटके है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मजदूरों का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, मजदूरों का माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन जो उम्मीद की गई थी कि लाखों की तादाद में मजदूर माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो सच्चाई नहीं निकली। क्योंकि ऐसे रजिस्ट्रेशन जब देखे जा रहे हैं, जहां उम्मीद की गई थी कि इतने लाख लोग आएंगे, वह कुछ हजार लोगों तक सिमट के रह गया था। रही बात कि जो लोग अवेलेबल नहीं है या दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई मजदूर महाराष्ट्र में आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनको स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच किया जाएगा, उनको प्रतिभा दी जाएगी ताकि वो वहां पर अपना कार्य कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, बिहार ने भी, बाकी सब राज्य सरकारों ने भी इसके ऊपर काम किया, इवन हरियाणा ने भी काम किया, लेकिन सच्चाई भी डेली वेजेस का वर्कर हो जो जा रहा हो, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि जिस उम्मीद के चलते जो व्यवस्थाएं की गई थी, अभी देखिए 60,000 के करीब मजदूरों को अपनी अपनी जगहों पे पहुंचाया गया है ट्रेनों के माध्यम से। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई कम संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है। लेकिन हर मजदूर किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी राज्य से जा रहा है, तो अगर वो दूसरे राज्य से भी आ रहा है तो ये गवर्नमेंट जी, लगता है राजीव साहब के लिंक के साथ थोड़ा सा इशू है, हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके पास जाएंगे एक बार फिर। लेकिन अब हम समीर साहब के पास चलेंगे। समीर साहब, आपने पूरी चर्चा अभी तक सुनी और अब ये आम जनजीवन से भी जुड़ी है, सामान्य लोगों से भी, और खासतौर पे जो हम मजदूर और श्रमिक वर्ग की बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, शायद वो वापस भी आएंगे। और यहाँ पर ये भी एक दिक्कत होती है कि वहाँ पर कई सारे लोग एक साथ रहते हैं जब किसी शहर में काम करते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि अब इस हैवी कोरोना स्प्रेड के अंदर हमको अपनी इंडस्ट्री खोलनी है। ऐसे में टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको हो सकता है रैपिड टेस्ट लगाने पड़े, आपको ज्यादा लोगों को टेस्ट करना पड़े, क्योंकि अब आप ओपन में हैं। अभी तक तो लॉकडाउन में थे, आपके पास एक सिस्टम था कि आप स्क्रीन करें, टेस्ट लगाएं, लोगों को निकाल लें, उन्हें आइसोलेट कर लें। लेकिन अब जब सब मिक्स होने जा रहा है, तो वैसे में जो हमारी मौजूदा अभी टेस्टिंग कैपेसिटी है और जो हमें चाहिए होगी, उसमें कितना डिफरेंस है और किस तरह के टेस्ट हमें लगाने होंगे? जी, मैं अभी डॉक्टर के अग्रवाल सर ने जैसा बताया कि हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब को पता है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो तो ड्यूरिंग कोरोना भी चल ही रही है, उसमें वर्किंग फ्रॉम होम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर इसमें है कि जो स्टाफ वगैरह है उन लोगों का पहले से माइंडसेट बन चुका है कि अच्छा हम, बट अदर इंडस्ट्रीज़ है उनके सामने थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो आपने अभी टेस्ट की बात की, टेस्टिंग को लेके मैं एक ध्यान खिंचवाना चाहूँगा आपका कि अभी क्या हो रहा है कि
जिस तरह की कॉल्स आ रही है, जो सस्पेक्ट पेशेंट कॉल कर रहे हैं, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन होता है सब कुछ जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, पर वो बहुत हेजिटेट करते हैं टेस्ट कराने में अभी भी, कि उनको रिक्वायर्ड है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पर फिर भी वो टेस्ट कराने के लिए 10 बार सोचते हैं। जैसी कॉल्स आती है, जो कॉल सेंटर से मेरे पास फीडबैक आता है कि पेशेंट पूछ रहा है, जब हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आपके घर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए आएंगे फ्लेबॉटमिस्ट, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, घर पे आएंगे तो पड़ोसी देखेंगे, RWA अलाउ नहीं करेगा, वो बहुत तरह की चीज़ें होती है। इस सब चीज़ को देखते हुए फिर हमने उनके लिए और भी दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड किए, जैसे ड्राइव थ्रू टेक्नोलॉजी और आपका कोविड बूथ, इस तरह की चीज़ें भी हमने प्रोवाइड की है। बट हाँ, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है कि वो पैनिक और एंग्जाइटी अभी भी है काफ़ी ज़्यादा, ये सब कुछ। और जिस तरह से आप बात करें मज़दूरों वाली, कि उसमें अभी लोग जो है जिस तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि अगर वो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि एक बार मज़दूरों को बुलाने से पहले, लेबर्स को बुलाने से पहले उनके अपने टेस्ट कराए, जो अभी RT-PCR जो अप्रूव्ड है ICMR से, वहाँ से वो उनको टेस्ट कराएं। बट हाँ, पैनिक एंड एंग्जाइटी जरूर है कि हाँ, अगर तो समीर जी, हमको ये टेस्ट की जो तादाद है, जो नंबर है, उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये है कि अब हम एक अलग सिचुएशन में जा रहे हैं, अब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, यानी आपको ज्यादा लोगों को स्क्रीन करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। जी, वो बहुत ज़रूरी है टेस्ट करना, क्योंकि अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब बैठे हैं, सर को भी पता है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रैपिड टेस्ट को लेके काफ़ी सारी अभी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, अभी उसको वो अभी फिर भी होल्ड है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, तो मैं उनके पास जाता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि जैसा मैंने जो सिचुएशन बताई कि अब जब हम ओपन करने जा रहे हैं, और इस बात पर ऑलमोस्ट इस पैनल के सभी लोग सहमत है कि आप अब घर में नहीं बैठ सकते, आपको कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन साथ में उपाय तो करने ही होंगे। आपको ज्यादा टेस्ट लगाने होंगे, आपको ज्यादा स्क्रीनिंग्स करनी होंगी, और आपके लिए एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा। तो जहां पर अभी हम खड़े हैं मौजूदा स्थिति में टेस्ट को लेकर, उससे हमें कितनी अपनी कैपेसिटी को यहां एनहांस करना होगा कि चीजें हमारे कंट्रोल में रहें? सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी चेंज होता है, चेंज इज अ स्ट्रेस। आज की डेट में जब लॉकडाउन हुआ, स्ट्रेस आया, अब लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है तो फिर स्ट्रेस आएगा। अब जो लॉकडाउन हट रहा है तो दिस इज अ टाइम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो क्लिनिक की प्रैक्टिस हो, चाहे आप लोगों का, आप पहले कभी इतने सारे स्काइप पे आप मीटिंग्स नहीं करते थे, अब आप लोगों ने भी चेंज कर लिया, स्काइप पे आ गए हो, जूम पे आ गए हो इसके अंदर में, तो देयर इज अ रीस्ट्रक्चरिंग। अब जो डी लॉकिंग होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग के 3 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। पहला है यूफोरिया, देखो मैंने कहा था मोदी जी रिलैक्स करेंगे, मोदी जी ने रिलैक्स करना चालू कर दिया। देन द सेकंड फेज इज रिएक्शन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं, पता नहीं दारू कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये रिएक्शन था, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज जितनी उठानी है उठा लो, कल पता नहीं फिर लॉकडाउन कर दें। तो ये रिएक्शन के बाद में एडजस्टमेंट, कि हमें तो इसके साथ जीना है, हमें तो कोविड के साथ ही रहना है। देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग द न्यू कल्चर। तो ये अलग अलग फेजेस होते हैं। अभी क्योंकि ये लॉकडाउन डी लॉकिंग हो रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि अभी 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक रिएक्शंस होगा। इसमें थोड़ा स्पट भी आ सकता है केसेस का, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 17 तारीख तक आप लोग एडजस्ट हो जाओगे इस एटमॉस्फेयर से, और बाद में आप इस नए कल्चर को, इस नई रिस्ट्रक्चरिंग को पूरे इंडिया के अंदर में लोग पसंद करेंगे। इसी रिस्ट्रक्चरिंग में लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग दिल्ली में हैं, जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिनको कमरे ही नहीं मिलेंगे रहने के लिए, दे विल हैव टू रीस्ट्रक्चर देमसेल्फ। पूरी इंडिया में आप देखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग होगा, एंड दैट रीस्ट्रक्चरिंग विल बी फॉर ए बेटरमेंट, एंड दैट्स व्हाट मैडम हैज सेड अबाउट इकोनॉमिक 1.0। ये जो इकोनॉमिक का 1.0 है, ये रिएक्शन फेस है, ये एक्सपेक्टेड है। केसेस भी बढ़ेंगे, रिएक्शंस भी होंगे, मीडिया भी क्रिटिसाइज करेगा, लोग सड़कों पे भागेंगे, उनको लगेगा पता नहीं बस दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये अंडरस्टैंडेबल है। 3-4 दिन में जब उनको मिलेगा कि दुकानें तो खुली रही हैं, मेरे को आराम से शराब मिल जाएगी, तो लोग लाइनों में आना चालू कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2 है, अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो एक आदमी दूसरे को सिखाएगा, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होगा। फेज नहीं आएगा तब तक हम एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे।
जी ठीक है, चलिए फिर भी वो सवाल रह गया कि नंबर ऑफ टेस्ट वाला, तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट की भी हम बात कर लेंगे क्योंकि वो संख्या भी देखनी होगी, किस तरीके से इंतजाम है। राजीव जी से भी उस पर एक हम विचार ले लेंगे उनका। और आगे चलते हुए ब्रेक के बाद खासतौर पर जिसकी बात कर रहे हैं कि जब हमें नए तरीके से सीखना है, तो वो नए तरीके से जीना सीखना है, तो वो नए नॉर्म्स क्या होंगे। मतलब आप कोरोना के साथ जब आप रहेंगे तो शुरू से आप ये जान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाएंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे, लेकिन क्या और भी बातें होंगी जिनका अब आपको ध्यान रखना होगा। किस तरीके से वो परिवर्तन आएंगे, आपको अभी से क्या एडॉप्ट कर लेना है, अपनी सोच में बिठा लेना है, क्योंकि अब सबको घर से बाहर निकलना है। तो वो सारी चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि आप कोरोना के साथ ही जीना है, तो इस जीने को आपको कैसे डिजाइन करना होगा, क्या लाइफस्टाइल रहेगी, क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या मुश्किलें रहेंगी। और मैं एक लाइटर नोट पर चालू करता हूं। और राजीव साहब आप भी ध्यान दीजिए कि ये, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी हमें कई सारे लोग देख रहे होते हैं लाइव कार्यक्रम में, तो किसी ने लिखा है कि सरकार से निवेदन है कि खासतौर पर महिलाओं के लिए एक पिंक जोन बनाया जाए और गोलगप्पे, टिक्की के स्टॉल और इन सब के लिए इजाजत दी जाए, जहां महिलाएं खा भी सके अपनी प्रिय चीज और साथ में वो अर्थव्यवस्था में योगदान भी कर सके। तो ये थोड़ा लाइटर मोड पे बात रही। पर सर यहां पर जो अभी हमने डॉक्टर साहब को सुना या तमाम चीजें, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब हम जब नए चैलेंज में जा रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर हमें पता है कि कितने हॉस्पिटल्स हमारे पास तैयार है, कितने वेंटिलेटर का इंतजाम हमने कर रखा है, लेकिन जो टेस्टिंग की बात है, क्योंकि एक बड़ी विडंबना ये है यहाँ पर कि करीब 70% के आसपास जो लोग हैं वो असिम्टोमेटिक हैं, और जब आप सब बाहर निकलेंगे और सिम्टम वाले को तो आप फिर भी पहचान सकते हैं, बिना सिम्टम वाले के लिए टेस्टिंग जरूरी होगी। तो क्या टेस्टिंग के लिए कुछ नया प्लान, कुछ नई तैयारियां हैं जहां हम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे या कोई तरीका बदलेंगे कि कैसे अब आप लोगों को स्क्रीन करेंगे और उन्हें टेस्ट करेंगे? बिल्कुल विपिन जी, बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग हमारी इनोवेशन जो भारत ने अपनी खुद इनोवेट करी है, ऐसी ऐसी निकल करके आ रही है। पहले हम डिपेंडेंट होना पड़ता था, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। और जब वो आया तो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के साथ ये चुनौती थोड़ा सा आज जी भारत ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ टाई अप करके उन स्टार्टअप्स को आगे पुश किया। उसके बाद देखिए वेंटिलेटर भी हमने बड़ी तादाद में बनाने शुरू करे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। और अब हैदराबाद की कंपनी ने ऐसी टेस्टिंग किट भी बनाई जो 3 सेकंड के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो ये टेस्टिंग करना बहुत जरूरी काम है हमारे लिए, हम मानते हैं इस बात को। आज भी लाखों की तादाद में टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। हमारा लगभग 28% का रिकवरी रेट है फिलहाल, जो मौजूदा रिकवरी रेट है। लेकिन इन चुनौतियों से हम पीछे नहीं हट सकते। हम रिकवरी रेट को लेकर, ये टेस्टिंग को लेकर, इन सब बातों को लेकर के ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सभी एक्सपर्ट ने इस बात को रख दिया है। इवन अमेरिका जैसी कंपनी जिसमें आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंसर्न है अपनी मार्केट को लेकर, क्योंकि अमेरिका की जो पहचान है उसकी मार्केट की वजह से है, उसकी मजबूती की वजह से है, वो वैश्विक स्तर पे जो अपना स्थान रखता है वो उसकी वजह से है। तो वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने उस स्थान को खो दें। और यही बात भारत के साथ भी है कि भारत एक विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और उसके बाद इस तरीके की पैंडेमिक आई, एक महामारी आई और एक चैलेंज आ गया हमारे सामने। लेकिन भारत एक अच्छी पोजीशन में आज पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप कंट्रीज थे उनके कंपैरेटिवली, क्योंकि हम जो हमारी जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, जो ग्लोबल परिस्थितियां बन रही हैं, जो चाइना के खिलाफ जो चीजें जा रही हैं, उसका फायदा चाहे वियतनाम को मिले, हो सकता है ताइवान को मिले, लेकिन वो भारत को भी बड़े स्तर पर मिलने वाला है जी। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये एक जनरल गाइडेंस जो होती है, एक नॉलेज जो होती है, वो देनी बहुत जरूरी है। आप टेस्टिंग ज्यादा करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोविड के कितने पेशेंट हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है इसका कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है, और उसके सीनियर अधिकारी, पूरा ICMR, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इवन लोकल लेवल पे SDM, DC, सभी लोग केवल एक ही काम कर रहे हैं आज की डेट में, कि हम किसी भी तरीके से कोविड का खात्मा करें। तो हम जिस स्तर पे इस कार्य को कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये देखिए, अब आने वाले वक्त में हमारे इंटरेस्ट भी थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। हमने कोविड की लड़ाई भी लड़नी है, वही एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो कोविड की लड़ाई भी लड़ेगा।
वो इंडस्ट्री को भी संभालेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालेगा, वो पूरे शहर को, पूरे राज्य को, पूरे देश को चलाएगा। तो ये चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन शायद अब सामूहिक रूप से हर देशवासी का कर्तव्य बन जाएगा कि अब उनको खुद का एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा, उन्हें खुद के ऊपर ही कानून व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा, उन्हें किसी डंडे का, किसी जोर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जेटली साहब, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि देश के लोग अब एक नई जिम्मेदारी के साथ बाहर निकले। अबे दुबे साहब इस बीच कुछ बात कहना चाह रहे थे। जी अबे जी। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं, अगर हम उनका विश्लेषण करें तो उसमें से 3/4 लोग भारत के शहरी केंद्रों से आए हैं। नहीं, भारत के 55 शहरों में से 3/4 लोग संक्रमित लोगों में हैं। केवल 1/4 लोग ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। और मोटी समझ के अनुसार मैं ये कह रहा हूं कि जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, जो एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो दिल्ली हो या कोई और दूसरा महानगर हो, अगर उनके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी वाला तत्व पहले से नहीं होता तो इस वक्त भारत में लाशों के अंबार लग जाते। जाहिर है कि उनके बीच में संक्रमण नहीं फैल रहा है। उनका जो रहन सहन है, खान पान है, और जो भारत का जो भारतीय जलवायु है उसकी वजह से, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं मोटी समझ के आधार पर कह रहा हूं, अभी तक जो संक्रमित हुए हैं उनके सामाजिक विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं, उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी का एक तत्व है। ये बहुत सारे विद्वानों ने भी इस ओर इशारा किया है, और हम लोगों को इस हर्ड इम्यूनिटी वाले तत्व पर भरोसा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का विचार है उसको हम किस तरह सिखाएं, और शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का विचार है उसको किस तरह से लागू करें। दो अलग अलग करके देखना चाहिए। अगर सारे देश के लिए एक ही नीति बनाई जाएगी, जैसे लॉकडाउन बना दी गई बिना ये ध्यान किए हुए कि भाई आप विभिन्न आबादी के विभिन्न हिस्से हैं, उसमें लॉकडाउन का अलग अलग किस्म का असर पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन जब उठ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नीति हम लोग आरोपित करेंगे, उसको आरोपित करने में भी हमें देश को विभिन्न हिस्सों में बांट कर देखना पड़ेगा कि उसे कैसे किया जाए। राइट। डॉक्टर के अग्रवाल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी सर। जी, मैं एक चीज को जोड़, आई थिंक थोड़ा सा लिंक का इशू है, तो जब जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम उनसे बात करते हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही। हम एक महीने से यही बात कर रहे हैं कि हमारे को BCG बचा रहा है, हम इंडियन है, हमें कुछ नहीं होगा, मर्स नहीं आया हमारे पास, सार्स नहीं आया तो हमें नहीं होगा। आई थिंक इस 45 दिन के बाद में एक चीज क्लियर है कि हमारा आंसर सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मेट्रो हो चाहे कहीं पर भी हो। अभी हम लोगों ने एक एनालिसिस निकाली है कि जहां पे हमारी एवरेज पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 1185 पर स्क्वायर किलोमीटर है, वहां एवरेज नंबर 2048 है। और जहां हमारी एवरेज डेंसिटी जो है वो कम हो गई, 217 हो गई, वहां पे एवरेज केसेस 35 हैं। अब गांव में भी जाओगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया तो वहां पर भी महामारी आ रही है, जहां पर भी डेंसिटी ज्यादा है। अब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, लोग एक शहर से दूसरे जगह में जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे दिल्ली में एक कमरे में अगर 10 लोग रहते हैं, अब रह ही नहीं सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक कमरे में 3 लोग रहें और इतना किराया दें। सो दे हैव टू रिस्ट्रक्चर देमसेल्व्स। सो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बच जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारा BCG वैक्सीन है, हमारे को H1N1 का वैक्सीन नहीं लगा, भगवान हमारे को बचाएगा। आई थिंक द आंसर इज ओनली वन, एंड दैट्स 3 to 6 feet ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। एक मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग का। जहां पर आप एक कमरे में, जहाज में क्या हुआ, डायमंड प्रिंसेस में क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 43% को हो गया। अमेरिका के मेंटल हॉस्पिटल्स में क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 98% लोगों को इन्फेक्शन हो गया। अभी कोटला के अंदर एक मकान में 18 लोगों को हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, गांवों की शहरों ये बीमारी होगी। We have to learn live with social distancing। यही हमारा एक फॉर्म है। और किसी कारण से अगर आप ऐसे मौके में फंस गए जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और आपने मास्क नहीं पहन रखा और आपका एक्सपोजर 10 मिनट से ज्यादा है, आपको इन्फेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता।
राइट चलिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही वो मूल मंत्र है जिसको फॉलो करके हम ये कोविड की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो भी जब हम खुले मैदान में निकल कर आ गए। अब घर से हम बाहर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं। मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, कफ एटिकेट्स जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, चलते चलते और थोड़ी बातें पूछ लेंगे बाद में। लेकिन यहां पर संजय जी, जो बात मैं पहले भी लेकर आया था कि अब वो वक्त आ गया जब आपको पूरे देश को ये समझाना होगा। शायद लोग भी समझेंगे जब खुद बाहर निकलेंगे, जब वो डर होगा तो समझेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वैरायटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, अब आपके पास क्या तरीका होगा? सरकार प्रचार कर सकती है, सरकार थोड़े से पावर का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होगा जब देश की 100% नहीं तो एक मैक्सिमम आबादी इस चीज को उतनी ही गंभीरता से समझे और अपनी छोटी मोटी जरूरतों को और इच्छाओं को एक तरफ रख के इस बात पे जोर दे कि नहीं, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी सारी जो भी सावधानियां डॉक्टर बता रहे हैं हर हाल में उनका पालन करना है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा और जैसा मैंने पहले भी एक बात रखी कि लोगों के जहन में ये चीज आ चुकी है, हमें इतनी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को, मोदी जी को हर जन मन ने उनकी बात को सुना, उनकी बात को माना और अपने बीच में ये दूरियां खड़ी करनी शुरू करी, जो एक अच्छी चीज के लिए है। उसी तरह से कहीं ना कहीं जहां राज्य सरकारें, जहां पर भी राज्य सरकारें, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली की ही बात करता हूं कि राज्य सरकार को भी बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को अपनाना पड़ेगा कि कहीं पर भी ढिलाई अगर जनमानस की ओर से होती है तो राज्य सरकार को स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा, ना कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 3 दिन के अंदर, जैसा आपने भी कहा कि 3 दिन के अंदर शराब की दुकानों पे सारी सोशल डिस्टेंसिंग, सारे 40 दिन का 43 दिन का लॉकडाउन ऐसे लग रहा था कि शायद हम उस चीज को बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी हम लोगों ने। हमें इस चीज की बहुत आवश्यकता है, लोगों के जहन में आ चुका है। आज हम कहीं पे भी खड़े होंगे, आप भी किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, लोग खुद कह देंगे, लोग अपने घर के अंदर आपको बैठाने से पहले 2 बार सोचते हैं, अंदर नहीं आने देते कोई भी, क्योंकि मन में आ चुका है कि थोड़ा डिस्टेंस रख के हम बात करेंगे, हम अपनी पूरी अच्छाइयों के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए। मैं 2-1 चीजें इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, जितनी भी संस्थाएं दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितनी संस्थाओं ने काम किया सरकार के साथ मिलकर, जितनी सी बड़ी संस्थाएं, जैसा हमें सुनने को आया, अखबारों में पढ़ा, हमने आपके टीवी पे देखा, सब जगह देखा, मीडिया में, संघ ने किया, प्राइवेट संस्थाओं ने किया, एनजीओज ने किया, गुरुद्वारों ने किया, सामाजिक संस्थाओं ने किया, मंदिरों ने किया, उन्होंने पूरी सेवा करी, सारे ग्लव्स, मास्क, सब कुछ बांटा उन्होंने। किस लिए? ताकि लोगों को लोग एजुकेट हो सकें कि हमें इस वक्त किस व्यवस्था की जरूरत पड़ चुकी है कि आगे आने वाले 1-1.5 साल कम से कम, ऐसा बिल्कुल है, डॉक्टर साहब बिल्कुल मानेंगे कि 1.5 से 2 साल तक हम मान के चले कि ऐसा रहने वाला है। और हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, पूरी सरकार से, राजीव जी प्रवक्ता भाजपा के साथी बैठे हैं, वो भी बीच में बैठे हैं इसी बीच में, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि बात आगे रखी जाए कि जिस तरह से एनवायरनमेंट, आज आप देखिए कि एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, जिस चीज को हम सोच भी नहीं सकते थे कि एनवायरनमेंट कभी चेंज होगा, इतनी पोल्यूशन, इतना सब कुछ कैसे होगा, कैसे गंगा साफ होगी, कैसे यमुना साफ होगी, सब कुछ हो गया, ये प्रकृति ने कर दिया। तो इसके लिए अपना मानना यह है कि सरकार आगे से आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम से कम महीने में 2 दिन, आखिरी शनिवार इतवार सरकारी दफ्तर सब बंद होते हैं, बैंक बंद होते हैं, कि 2 दिन पूरा लॉकडाउन रखें। लोगों के मन में इस बात को अपनाने का आ चुका है, पूरा लॉकडाउन रहना चाहिए हर महीने, जब तक भी हमें पूरा एनवायरनमेंट पूरा जिंदा रहना है, सबको अपने काम धंधे से भी फुर्सत मिलेगी। ठीक है सर, ये उत्तम विचार हो सकता है, लेकिन चूंकि अब मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया, इसलिए मैं फटाफट कुछ सवाल लेता हूं। तो पूर्वी हम आपसे बात कर रहे थे, आपने इंडस्ट्री की कुछ तकलीफें रखी, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आप के यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या होगा कि उनको थोड़ा एजुकेट किया जाए, उनको थोड़ा समझाया जाए? यहाँ मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जमीन पर वो गोले बना दिए जाएं और समझा दें कि इन पे खड़ा होना है, मेरा मतलब है उस तरीके से जहां उनको ये समझ आए कि भाई अब इस तरीके नया जो समय आ गया है, कोरोना के
साथ जीने के लिए ये बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो क्या कोई एजुकेशन प्रोग्राम, क्या कोई ट्रेनिंग उस तरह की आप लोगों ने सोची है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। हम सोच रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे ऑफिसेज में अभी से ही सैनिटाइजेशन से लेके सारा कुछ शुरू हो गया है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से बिलोंग करती हूँ। तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में हम खुद ही एक ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जो कि स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। बिना उसको यूज किए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टरलाइज और सैनिटाइज करने के लिए है, तो बिना उसको यूज किए लोग अंदर नहीं घुसेंगे। इसके अलावा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करके ये भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंडिया इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब उभरेगा आगे, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह से जहां पूरा का पूरा वर्ल्ड चाइना से खफा है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो अब हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तटेक्नोलॉजी तरीके से डेवलप करके और उसको तरीके से इंडिया में बना के और उसके लिए तरीके से इंडिया में बना के और पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में अब इंडिया आगे जाएगा। और इसमें इनोवेशन, क्रिएशन और स्टार्टअप्स और इसका जो है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान होगा। और बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि जैसे कि अभी जेटली जी बोल रहे थे कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, ठीक है, मगर इंडिया ने जिस तरीके से कोरोना से फाइट किया है और जिस तरीके से सक्सेस हुआ है, उस तरीके से इंडिया अब नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन के आएगा। चाइना से सारी इंडस्ट्रीज नहीं, बहुत बढ़िया बात है कि कोरोना का एक फॉल आउट अगर ये होता है कि इंडिया के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है और आप जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और शनै शनै चलायमान की जो चीज इंडिया हमेशा फॉलो करते आ रहा है, शनै शनै चलायमान, और ये चीज चलायमान तो है। इसीलिए जो लॉकडाउन 3.0 है, इसको हम कह रहे हैं कोविड इकोनॉमी 1.0, जहां से स्टार्ट होती है अब इंडिया की इकोनॉमी। जी बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल अंत की तरफ आ गए, तो मैं समीर जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। समीर जी, ये सारी बातों के बीच बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, बहुत सारा डिसिप्लिन भी है, लेकिन एक है कि आखिरकार हमें इससे छुटकारा तो चाहिए और उसके लिए कोई वैक्सीन चाहिए होगी, कोई दवाई चाहिए होगी। इजराइल से खबर आ रही है, अमेरिका से खबर आ रही है, भारत में भी हमने सुना है कि 30 अलग अलग जगहों पर कंपनीज कुछ काम कर रही है डिफरेंट फॉर्मूलाज पे अभी। लेकिन वास्तविकता में हम कहां पहुंचे, कितनी जल्दी हमें इसका इलाज मिलने की संभावना है? जी देखिए, इस बारे में वैक्सीन के बारे में और सब तरह के हम सुन रहे हैं, डिफरेंट हर कंट्री से अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है। इनफैक्ट गाइडलाइंस भी बहुत चीज़ों पे चेंज हो रही है। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर के अग्रवाल आपको ठीक से बता पाएंगे, पर आप जो अभी टेस्टिंग की बात कर रहे थे, इसमें मेरा एक सुझाव है कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं उसके अंदर मास स्क्रीनिंग होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि कहीं ना कहीं अभी लैक कर रहा है। कुछ चीज़ें ICMR की तरफ से गाइडलाइन आई है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कब टेस्ट कराना, बट जो स्पेसिफिकली कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे हमें पता ही है कि काफ़ी सारे सस्पेक्टेड पेशेंट है, वहाँ पर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ठीक है, अच्छा सुझाव है आपका। लेकिन जो मूल प्रश्न था तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल से ही पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, कब तक उम्मीद करें कि हमें कोई इलाज मिल सकता है? देखिए, रेमडेसिविर एक दवाई है जो आज की डेट में ओसेल्टामिविर जैसे कि टेमीफ्लू थी, उस जैसे ग्रुप की एक दवाई है जो करीबन आज की डेट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो कर रही है। अमेरिका की दवाई है, 1 किलोग्राम का सॉल्ट 1 करोड़ रुपए का है। भारत नेगोशिएट कर रहा है कि वो भारत के अंदर में आए, और आई थिंक मोदी जी को ट्रम्प जी से नेगोशिएट करना पड़ेगा। हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी, तुम हमारे को रेमडेसिविर दो। इसके अलावा बाकी दवाइयां सब ट्रायल्स में हैं। इस वक्त में जो होप है वो सिर्फ रेमडेसिविर के साथ ही है, जिसके लिए भारत को नेगोशिएट करना होगा, या फिर उनको अपना जो हमारा जो इंटरनेशनल पेंडेमिक का जो लॉ है जिसके अनुसार में आप उस जैसी दवाई बना सकते हो अपने आप से, उसके लिए आपको अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। उस सिचुएशन में आप सस्ती दवाई भारत के अंदर में उसके फॉर्मूले से बना सकते हो। जहां तक सवाल है, कल जो सवाल इटली का आया कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ ए कॉमन मैन। दैट वैक्सीन तो उसके बारे में भूल जाइए, वो सिर्फ अगर यूज होगा तो उन केसेस के लिए होगा जो क्रिटिकल केसेस हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कॉमन आदमी के लिए वो नहीं है। कॉमन आदमी का आज जो वैक्सीन है वो एक ही है, वो है प्रिवेंशन, वो है सोशल डिस्टेंसिंग।
अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करोगे तो आप कोरोना से बचे रहोगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जहां पर भी आपने सरफेस को टच किया, कॉमनली टच्ड सरफेस को आप दिन में 3 बार साफ कर लीजिए। बचाव करेंगे, बचे रहेंगे। आप साउथ कोरिया को देखिए, जापान को देखिए, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने एल्डरली लॉकडाउन किया। उन्होंने एल्डर लोगों को बोल दिया कि आप अपने आप को बचा के रखो। अगर आप देखेंगे हांगकांग और सिंगापुर में, वहां मास्किंग कंपलसरी नहीं है, बट 100% लोग मास्क लगा रहे हैं। सिचुएशन ये आनी चाहिए कि ना मोदी जी को ना डॉक्टरों को बोलना चाहिए कि क्या करना है, पब्लिक एक दूसरे को करवाए। बगल वाला आके मेरे को बोले कि डॉक्टर साहब आपने मास्क नहीं पहन रखा, आप गलत काम कर रहे हो, घर के अंदर घुसो, बाहर निकलना है तो मास्क पहनिए। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारी भारत की जो है, जो हमारा जो भारत है वो एक पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। इस वक्त में 2 चीजें याद रखो, अमेरिका इज नो मोर द बॉस and China as on today is not reliable. So therefore everybody is looking for a third country and that is India. चलिए, तो एक बात तो इस कार्यक्रम से बार बार ये निकली कि भारत के लिए इस मुश्किल वक्त में भी कुछ मौके बन रहे हैं, तो थोड़ी भविष्य की बात होगी, हम कैसे उसको लेकर जाते हैं आगे। लेकिन मौजूदा स्तर पर अब हम जबकि घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर पूरी तरीके से भी निकल जाएंगे, शायद बहुत सारे हिस्सों में कंप्लीटली लॉकडाउन आने वाले वक्त में हट जाएगा, अर्थव्यवस्था और आगे उसका पहिया घूमेगा। लेकिन उन सबके बीच में जो बार बार डॉक्टर साहब ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग इज द की। आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मास्क लगाना है, आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, और सबसे ऊपर अगर आपको कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखता है तो उसे आपको विनम्रता के साथ आग्रह करना है, क्योंकि अब आपस में ही आप एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लॉकडाउन से भी बाहर निकलेंगे, हम कोरोना का भी मुकाबला करेंगे, हम उसके साथ जीना भी सीखेंगे और आगे चलते हुए हम उसे हराएंगे भी। आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नमस्कार।